वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। टुडे करंट टॉपिक्स के तहत 20 फरवरी 2025 को हम लोग एक प्रमुख टॉपिक्स देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज तथा वर्तमान में पंचायती राज आंदोलन संकट में। इस टॉपिक्स को लेने का मुख्य कारण था कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में भी चर्चा में था और साथ ही साथ संसद भवन में भी ये चर्चा का केंद्र रहा था। ठीक है, तो देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक्स की, हमेशा से देखिएगा जो आगामी जीएस पेपर होते हैं मेंस एग्जाम के, वहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा से बनता रहा है। तो इसीलिए इस टॉपिक्स की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो बीपीएससी लीजिए या यूपीपीसीएस मेंस लीजिए या फिर आप एमपीपीसीएस लीजिए या फिर आप छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, कहीं का भी आप पीसीएस लीजिएगा, स्टेट पीसीएस, तो यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं जो आपको एक अच्छा खासा मार्क्स दे करके जाते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, और 2 बार 3 बार इस टॉपिक्स को जरूर देख ले फ्रेंड्स। ठीक है, देख लेने से क्या होगा, आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। याद होने के बाद वहाँ पर आप अच्छे से लिख करके आइएगा और एक अच्छा मार्क्स वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ प्री वाले भी इस टॉपिक्स को आराम से देख सकते हैं। देखने से क्या होगा कि यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो यहाँ से आपका कोई भी प्री में एक भी क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स टॉपिक्स को। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज तथा वर्तमान में पंचायती राज आंदोलन संकट में। देखिए ये भारत का संविधान और राजनीतिक शास्त्र से लिया गया टॉपिक्स है। ठीक है, अब ये उसी के तहत हम लोग स्थानीय प्रशासन के तहत इसको देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में हाल ही में हुई चर्चाओं में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्थानीय शासन को मजबूत बनाने की दिशा में प्रगति रुक गई है। पंचायती राज आंदोलन के संकट में कई कारक योगदान दे रहे हैं जिसके लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पंचायती राज के बारे में। ठीक है, तो देखिए भारत में पंचायती राज के बारे में अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले देखते हैं हम लोग। पंचायती राज की अवधारणा का आधार प्राचीन भारत में है जहां ग्राम सभा यानी पंचायत स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती थी। उदाहरण स्वरूप गुप्त काल में, ठीक है, फिर आप ले लीजिए चोल काल में, फिर आप मध्यकाल में भी लीजिएगा तो सल्तनत काल में भी यह व्यवस्था थी, फिर मुगल काल में भी पंचायती राज व्यवस्था का प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ हम यह पाते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ उसमें भी जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं का उदाहरण मिलता है। इसका सबसे बड़ा पैरोकार जो थे देख सकते हैं लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, लॉर्ड मेयो थे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्थानीय शासन के बारे में बहुत सारे प्रमाण देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ स्वतंत्रोत्तर काल यानी स्वतंत्रता के बाद की अवधि में पंचायती राज व्यवस्था की क्या अवस्थिति है उसका हम लोग अवलोकन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए स्वतंत्रोत्तर काल यानी स्वतंत्रता के बाद की अवधि, संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। लेकिन संविधान में पंचायतों के इस समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी और इसका विरोध या इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर ने किया था। ग्राम पंचायत के समर्थकों और विरोधियों के बीच अत्यधिक विमर्श के बाद ही अंततः पंचायतों को संविधान में स्थान मिला और इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया, भाग 4 में। ठीक है, चूंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है, परिणाम स्वरूप पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा है। स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत ने 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी को लागू किया, जिसकी बृहद प्रेरणा अमेरिका के विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू की गई इटावा परियोजना से प्राप्त हुई थी। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाना था। चलिए वर्ष 1953 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की भी शुरुआत की गई, लेकिन यह कार्यक्रम भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका। ठीक है, सीडीपी मतलब हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता के कई कारण थे, जैसे कि नौकरशाही की बाधाएं, वह अत्यधिक राजनीति, लोगों की भागीदारी में कमी, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की कमी और विशेष रूप से सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने में ग्राम पंचायतों सहित
स्थानीय निकायों की रुचि का अभाव था। देखिए, वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने पाया कि सीडीपी की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी। अब बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन करने की बात उन्होंने कही थी। अब देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर 1959 ईस्वी को शुरू की गई। इस संबंध में आवश्यक विधान की भी पारित कर लिए गए। असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं पंजाब में भी इसे लागू किया गया। महात्मा गांधी ने पंचायती राज को भारत की राजनीति व्यवस्था की नींव के रूप में देखा था, जो ग्राम स्वशासन या ग्राम स्वराज का समर्थन करता था। अब इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है ग्राम पंचायत की या पंचायती राज व्यवस्था की? देखिए, संविधान में भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए जोड़ा गया था। इस संशोधन के जरिए संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में पंचायती राज से जुड़े कुल 29 विषयों को शामिल किया गया। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली बनाकर इस दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया, जिसमें गांव स्तर या ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद थी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था प्रत्येक 5 वर्षों में होने वाले नियमित चुनावों के जरिए संचालित होती है, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होता है। यह स्थानीय शासन में हाशिए पर पड़े समूहों की समावेशिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। स्थानीय प्रशासन की मूल इकाई के रूप में ग्राम पंचायत गांव स्तर पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि मनरेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कुछ प्रमुख समितियों की भी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को लागू करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख समिति है पहला समिति बलवंत राय मेहता समिति 1957। इस ऐतिहासिक समिति ने ग्राम पंचायतों, गांव स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। फिर दूसरा समिति हम लोग देखेंगे अशोक मेहता समिति 1977, पंचायतों के वित्तीय संसाधनों और कार्यात्मक स्वायत्तता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, और इन्होंने अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत समिति के गठन की बात कही थी। फिर उसके बाद GV.K. राव समिति 1985 नियमित चुनावों और महिलाओं और हाशिए के समुदायों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया था। LM सिंघवी समिति 1986 ने क्या कहा पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में? उन्होंने क्या सिफारिश की? तो वित्तीय बाधाओं को दूर करने और पंचायतों की प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उपाय की सिफारिश की। PK थुंगन समिति 1989 ईस्वी में बनी, जिसमें चुनावी सुधारों और पंचायतों को अधिक शक्ति और कार्यों का हस्तांतरण प्रस्तावित किया। फिर नटराजन समिति 1996 ईस्वी में गठित की गई, जिसमें 73वें संशोधन के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया तथा शक्ति और संसाधनों के और अधिक हस्तांतरण की सिफारिश की। फिर 2006 में सच्चर समिति का गठन किया गया। ठीक है, सच्चर समिति 2006 पंचायतों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला सच्चर समिति ने। फिर MV राजवाड़े समिति 2017 में गठित की गई, जिसमें ग्राम सभाओं के कामकाज की समीक्षा की तथा उनकी भागीदारी और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की गई। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, देखिए कौन कौन सी चुनौती है? तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में कमी पहला हो जाएगा बिंदु। दूसरा, राजकोषीय स्वायत्तता में गिरावट आई है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है शासन में लैंगिक और सामाजिक असमानता, सरपंच पति, इसके अतिरिक्त जाति आधारित राजनीतिक प्रायः अपर्याप्त जवाबदेही और पारदर्शिता, कल्याण वितरण तंत्र में बदलाव, ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप और कमजोर स्वायत्तता, ये सभी संकट के ही तहत आएगा। पंचायती राज व्यवस्था में संकट के तहत ये सभी चीज़ें आएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, फिर नौकरशाही, बाधाएं और क्षमता की कमी, तेजी शहरीकरण का प्रभाव। तो इन सभी को एक एक बिंदु को हम लोग अब देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां या पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष संकट। ठीक है, तो पहला हो गया प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में कमी, पहला बिंदु है फ्रेंड्स। देखिए,
प्रभावी स्थानीय शासन के लिए राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों को कर्मचारी और प्रशासनिक नियंत्रण सौंपना आवश्यक है। ठीक है, हालांकि 20% से भी कम राज्यों ने संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों को पूरी तरह हस्तांतरित किया है। यह पंचायतों के कामकाज में बाधा उत्पन्न करता है। फिर दूसरा बिंदु है राजकोषीय स्वायत्तता में गिरावट। देखिए, यद्यपि 73वें संविधान संशोधन में वित्तीय हस्तांतरण अनिवार्य है, व्यवहार में पंचायतें अभी भी राज्य और केंद्रीय अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर है। यद्यपि 13वें वित्त आयोग 2010 से 15 के अंतर्गत पंचायतों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण में 1.45 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 के अंतर्गत 2.36 लाख करोड़ रुपए हो गए। वहीं अनटाइड अनुदानों में उल्लेखनीय कमी आई है। अनटाइड अनुदान जो स्थानीय निर्णय लेने के अनुमति देता है 85% से घटकर 60% हो गया, जिससे स्थानीय सरकारों की स्वायत्तता कम हो गई है। 14वें और 15वें वित्त आयोग ने PRIs को अनुदान बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन नौकरशाही की लाल फीताशाही के कारण निधि का उपयोग अक्षम बना हुआ है। अब देखिए, शासन में लैंगिक और सामाजिक असमानता की बात होती है। अगला बिंदु, शासन में लैंगिक और असामाजिक असमानता। ठीक है, इस बिंदु के तहत हम लोग देखेंगे, हालांकि शासन में लैंगिक और सामाजिक असमानता, हालांकि 73वें संशोधन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है और कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है, लेकिन पंचायत राजनीति में लैंगिक पूर्वाग्रह अभी भी उपस्थित है। जैसे कि इसके उदाहरण के रूप में सरपंच पति, ठीक है, जहां पति या पुरुष रिश्तेदार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की ओर से निर्णय लेते हैं। इस प्रकार की घटनाएं स्थानीय शासन में महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण को कमजोर करती है। इसके अतिरिक्त जाति आधारित राजनीति प्राय, अगला बिंदु है, इसके अलावे जाति आधारित राजनीति प्राय हाशिए पर पड़े समुदायों को निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेने से रोकती है। फिर अगला बिंदु है अपर्याप्त जवाबदेही और पारदर्शिता। देखिए, पारदर्शिता में सुधार के लिए प्रारंभ किए गए सामाजिक ऑडिट या तो नियमित रूप से नहीं किए जाते हैं या उनमें संशोधन की जाती है। मिड डे मील स्कीम, PMAY आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी कल्याणकारी योजनाओं में धन के दुरुपयोग ने स्थानीय शासन में भ्रष्टाचार के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। ठीक है, अब अगला बिंदु है फ्रेंड्स, कल्याण वितरण तंत्र में बदलाव। जैसे कि जन धन, आधार मोबाइल यानी जेम प्लेटफॉर्म जैसे प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण पर केंद्र सरकार की निर्भरता ने लाभार्थी चयन और शिकायत निवारण में ग्राम पंचायतों को दरकिनार कर दिया है। इसने कल्याण वितरण में पंचायतों की पारंपरिक भूमिकाओं को कम कर दिया है। अब अगला बिंदु है राजनीतिक हस्तक्षेप और कमजोर स्वायत्तता। स्थानीय शासन प्रायः राज्य की राजनीति से प्रभावित होता है, जहां वास्तविक नीति कार्यान्वयन में गांव के प्रतिनिधियों की बहुत कम भूमिका होती है। राज्य सरकारें निधियों को नियंत्रित करती है और कई पंचायत नेता स्थानीय विकास के लिए निर्णय लेने वालों के बजाय राज्य योजनाओं के कार्यान्वयनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब अगला बिंदु है नौकरशाही बाधाएं और क्षमता की कमी। देखिए, कई पंचायत पदाधिकारी के पास उचित प्रशिक्षण का अभाव है, जिसके कारण खराब शासन तथा मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी विकास योजनाओं को लागू करने में अक्षमता है। तेजी से शहरीकरण का प्रभाव अगला बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तेजी से शहरीकरण के साथ नीति का ध्यान ग्रामीण शासन के बदले शहरों और नगरपालिका सुधारों की ओर हस्तांतरित हो गया है। 1990 में भारत की लगभग 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, लेकिन अब यह घट करके लगभग 60% रह गई है। इससे पंचायतों की प्रासंगिकता और कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है। अब देखिए, पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करना, तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए, पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करना, वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करना पहला बिंदु है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए अधिक धनराशि की सिफारिश की है, लेकिन समय पर आवंटन एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पंचायतों को स्थानीय कर एकत्र करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि राज्य और केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता कम हो सके। फिर प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि किया जाने की आवश्यकता है अगर पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करना है तो। ठीक है, तो देखिए, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि, शासन में सुधार के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। डिजिटल गवर्नेंस टूल के उपयोग से फंड प्रबंधन और सेवा वितरण में दक्षता में सुधार हो सकता है। फिर राजनीति और नौकरशाही हस्तक्षेप को कम करना,
अगला बिंदु है, ठीक है फ्रेंड्स, राज्य सरकारों को नौकरशाही नियंत्रण को कम करके पंचायतों के लिए अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करनी चाहिए। पंचायत चुनाव राजनीतिक प्रभाव के बिना निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। फिर सामाजिक लेखा परीक्षा और जवाबदेही को मजबूत करना, ये बिंदु है अगला, ठीक है। चलिए, भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ग्रामीणों को शासन में सक्रिय भागीदारी की अनुमति देने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। पंचायतों में महिला सशक्तिकरण, अगला बिंदु है, पंचायतों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए कठोर कानून लागू किए जाने चाहिए। महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। फिर अगला बिंदु है फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के साथ एकीकरण। ई पंचायत पहलों के उपयोग से शासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ सकती है। शासन में नागरिक भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब इसका हम लोग निष्कर्ष देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत शासन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनी हुई है, लेकिन वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण यह वर्तमान में संकटग्रस्त है। पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता, क्षमता निर्माण और जवाबदेही तंत्र के साथ पंचायतों को मजबूत करना आंदोलन को पुनर्जीवित कर सकता है। स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना न केवल एक संवैधानिक जनादेश है, बल्कि भारत में समग्र ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग मेरे चैनल गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट फ्रेंड्स।